दृष्टि आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा नेट, जेआरएफ और एसआरएफ के लिए हम लोग इस समय प्रश्नोत्तर श्रृंखला सॉल्व कर रहे हैं और जियोमॉर्फोलॉजी भूआकृति विज्ञान में अब तक हम लोग हैं। आज भी हम आपसे भूआकृति विज्ञान के अगले 25 प्रश्नों पर हम डिस्कशन करेंगे। और जैसा मैं आपसे बार बार कहता हूं कि यहाँ पर आपको सिर्फ प्रश्न का उत्तर नहीं बताया जाएगा, बल्कि उत्तर के साथ साथ चारों प्रश्नों का एक व्याख्यात्मक हल, डिटेल्ड हमको एक उसका सॉल्व भी मैं आपको देने का प्रयास करूँगा कि अगर चारों ऑप्शन हैं, हाँ ये जरूर हो सकता है कभी कभी उसमें से एक या दो ऑप्शन अकारण उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए डाले जाते हैं, तो उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो ऑप्शन आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है, आपके टॉपिक से रिलेटेड है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो उसकी चर्चा हम जरूर करेंगे और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उसको सरलतम रूप में आपको दिया जाए। तो आइए आज के इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न को हम लोग लेते हैं। देखिए, भूआकृति विज्ञान से हम लोग इस प्रश्न को ले रहे हैं और पहला प्रश्न देखिए है, इसमें आपको दो सूचियां दी गई हैं, तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दो सूचियां हैं इसमें, एक सूची में स्थलाकृति दी गई है, दूसरी सूची में भूआकृति दी गई है। स्थलाकृतियों में हिमनदीय, समुद्री, नदीय और वातोड़, और भूआकृति विज्ञान में जलोढ़ पंखारूपी प्रसार, यारडंग, एरीट, इसको हम अरेत भी कहते हैं, और संयोजी भित्ति यानी टोम्बोलो। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसको किस तरह से हम लोग करेंगे, देखिए हिमनदीय है तो ए का कॉम्बिनेशन बनेगा 3 से, समुद्री है तो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा 4 से, नदी है तो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा जलोढ़ पंख से, और वातोड़ है यानी एओलियन तो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा यारडंग से। तो हो तो गया ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसमें ध्यान रखिएगा, हिमानी के द्वारा ये जो एरीट, इसको हम कहीं कहीं अरेत लिखते हैं, अरेत, या इसका एक और नाम है तीक्ष्ण कटक। तीक्ष्ण कटक कब निर्मित होगा ये, तो ये पर्वतीय ढाल के हिमानी अपर्दन से बनता है। ठीक है, अरेत बोलते हैं इसको। ऐसी जलोढ़ पंख है, ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बाय द रिवर, यानी पर्वत की तलहटी में नदी निक्षेप से बनती है, नदी निक्षेप से निर्मित होता है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक और स्थलाकृति आपको मिलेगी, दैट इज जलोढ़ शंकु। तो जब कभी यहाँ पर मलबे की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है अवसाद की, तो वो अवसाद शंकु के रूप में, कोनिकल फॉर्म में वो थोड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम जलोढ़ पंख भी कहते हैं। ये यारडंग है, ये पवन अपर्दन से निर्मित होता है, पवन अपर्दन से निर्मित होता है।
और इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखने वाला है कि इसमें परतें दिखती हैं, परतें दिखती हैं। किसकी परतें दिखती होंगी? चट्टान की। ठीक है ना। पवन की दिशा में, जैसे कोई चट्टान है तो उस पर पवन के थपेड़े पड़ रहे हैं, तो उसमें कुछ अपर्दन इस तरह से होता है कि उसमें जो लंबवत संस्तर हैं, संस्तर मीन्स परतें चट्टानों की, तो वो सभी परतें हमको वन बाय वन दिखने लगती हैं, इतना ज़्यादा अपर्दन हो जाता है। दैट इज कॉल्ड यारडंग। और टोम्बोलो के बारे में कहा जाता है तट से द्वीप या शीर्ष स्थल से द्वीप को मिलाने वाली रोधिका। तट से द्वीप या शीर्ष स्थल से द्वीप को मिलाने वाली रोधिका। रोध नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये रोधिका होगी। बैरियर्स इसको कहते हैं, बार्स नहीं होंगे। तो आपने पढ़ा भी होगा बार्स एंड बैरियर्स, रोध और रोधिका। तो रोध हमेशा जल से ऊपर होता है और रोधिका जल से नीचे होती है, तो ये याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर अब ऐसे इसको भी अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो हिम नदी का मतलब क्या है? ग्लेशियर। ग्लेशियर कहाँ पाया जाएगा? ग्लेशियर पाया जाएगा पर्वतों के ऊंचाई वाले भाग पर। ग्लेशियर पाया जाएगा हाई लैटिट्यूड्स में, उच्च अक्षांश में। ठीक है, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा का उत्तरी भाग, रूस का साइबेरिया वाला भाग, अंटार्कटिका वाला क्षेत्र, नॉर्थ पोलर रीजन, साउथ पोलर रीजन, या हिमालय प्रदेश, जैसे हिमालय प्रदेश, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, आल्प्स पर्वत, इनके ऊंचाई वाले भाग में ग्लेशियर मिलेंगे। सागर, कभी अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि अपर्दन का कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सा ऐसा कारक है जो 24 आवर्स इंटू 7 हमेशा एक्टिव रहता है, तो आपको बताना होगा कि वो सागरी जल होता है। इसलिए कहा जाता है कि सागर की लहरें तट पर आती हैं और तट से आकर वो अपर्दन करती हैं और अपर्दन से प्राप्त डिपॉजिट्स को, अवसाद को, वो अपने साथ बहा कर ले जाकर समुद्र के पेट में भरती रहती हैं। तो धीरे धीरे समुद्र की तली जो है वो भरती रहती है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जैसे नदी है, पवन है, हिमानी है, ऐसे ही सागरी तरंगे भी हैं जो हमेशा समतल स्थापना का कार्य कर रही हैं। तटीय क्षेत्र का अपर्दन करती हैं, वहाँ से अवसाद को ले जाती हैं और समुद्र के नितल पर, बॉटम ऑफ द सी पर उसको ले जाकर जमा करती हैं। नदी आप जान ही रहे हैं। वातोड़ का मतलब होता है एओलियन प्रोसेस, वायुड़ भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना, इसका क्या नाम है? एक वायुड़ प्रक्रम, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है एओलियन प्रोसेस। पवन की क्रियाविधि, पवन की क्रियाविधि कहाँ पर होगी? शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में होगी। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न फिर भी और भी बन सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है आपसे, लेखक हैं और उनकी पुस्तकें हैं। ये यूजीसी का एक सेट क्वेश्चन होता है, आता है इस तरह से क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये मिलेगा कहाँ? ये सारे क्वेश्चन थॉट से लिए गए हैं। थॉट में ये सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट, रशियन स्कूल ऑफ थॉट, इंडियन स्कूल ऑफ थॉट, अरेबियन स्कूल ऑफ थॉट। तो उसमें विभिन्न बहुत सारे भूगोलवेत्ता हैं ना, उनकी बहुत सारी रचनाएं आपको एक कहीं आपको नोट करना चाहिए और वो क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। तो देख लेते हैं इसको। लेखकों में दिया गया है J.A. स्टीयर्स को, S.W. वुलरिज को, वाल्टर पेंग को और थॉर्नबरी को। वुलरिज नहीं है ये वुलरिज है, वुलरिज। और पुस्तकों में देखिए मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स, दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, तीसरा है अनस्टेबल अर्थ एंड
फोर्थ है स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ जियोग्राफी। अब मैं इसको अगर सुमेलित करूं तो जे ए स्टीयर्स को हम सुमेलित करेंगे अनस्टेबल अर्थ से यहाँ पर, और एस डब्ल्यू वूलरिच इनको हम सुमेलित करेंगे स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ द ज्योग्राफी से। वाल्टर पेंग की जो पुस्तक है वो है मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म, आपने सुना भी होगा। और थार्नवरी की जो पुस्तक है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, बड़ी ही फेमस किताब है। मौका लगे तो आपको ये किताब, थार्नवरी की किताब जरूर पढ़ लेनी चाहिए एक बार, और बहुत ही इंग्लिश में है लेकिन बहुत आसान लफ्जों में है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का 1 और डी का 2। इसमें भी डी ऑप्शन ही सही है, ठीक है ना। ये देखिए 3, 4, 1 और 2 का क्रम बन रहा है। तो ये वाले प्रश्न फिर से पूछे जाएंगे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये फिर से आ सकता है। ऐसे ही देखिए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें प्लेट्स का नाम दिया गया है और दूसरा वो प्लेट्स किस दिशा में गति कर रही है दूसरे सूची में दिया गया है। इसमें 4 ऑप्शन प्लेट में है, क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियाई पट्टिका, बी है कोकोस प्लेट, सी प्रशांत महासागरीय पट्टिका और डी नजका प्लेट। अब सूची क्या है, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर। तो इसमें इंडो ऑस्ट्रेलियाई पट्टिका अगर मैं बात करूं तो ये उत्तर की ओर, इस पे हम टिक करेंगे। हालांकि ये अगर उत्तर पूर्व होता तो ज़्यादा सटीक होता, लेकिन खैर। और बी को हम, कोकोस प्लेट को हम यहाँ पर उत्तर पश्चिम यानी बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और नजका प्लेट ये पूरब दिशा में जा रही है, तो इसका हो जाएगा ये। तो ए का हो गया 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। प्लेट्स जो हैं, जैसे नजका प्लेट है, ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है। तो ये नजका प्लेट जो है ये अभी पूरब दिशा में जा रही है, और यही वो प्लेट है जो लगातार साउथ अमेरिका प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है। नजका प्लेट काफ़ी बड़ी प्लेट, मतलब अगर जो बिग प्लेट्स हैं उसके अलावा छोटी प्लेटों में सबसे बड़ी प्लेट नजका प्लेट को बताया जाता है। ये पैसिफिक प्लेट का हिस्सा है। तो और रही बात ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, ये उत्तर इन्होंने जो यहाँ पर लगा रखा है उत्तर, तो बेसिकली इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जो है ये, इसको हम ऐसे हम कर सकते हैं कि इसमें याद रखिएगा कि एक समय ऐसा आया लगभग आज से 80 से 100 मिलियन वर्ष पहले कि जब इंडियन प्लेट तिब्बत प्लेट से जाकर टकराती है तो वहाँ पर एक ऐसी परिघटना होती है जिस वजह से भारतीय प्लेट पर जगह जगह दरारें बनती हैं, और उसी समय एक मालदा गैप का निर्माण होता है बिटवीन, मतलब ये सिक्किम से होते हुए बिल्कुल दक्षिण में, पश्चिम बंगाल से होते हुए, और वो दरार चली जाती है बिल्कुल दक्षिण में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह होते हुए और दक्षिण में चली जाती है। और माना यह जाता है कि उसी दरार के सहारे जब इंडियन प्लेट जब तिब्बत प्लेट से टकराती है तो उसी दरार के सहारे इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग हो जाती है। वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलियन प्लेट पूरब दिशा में जा रही है और इंडियन प्लेट उत्तर पूरब दिशा में जा रही है। यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया प्लेट के बीच में जो दरार बनी हुई थी वो दरार अब लगातार और अधिक चौड़ी होती चली जा रही है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि
वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया प्लेट पूर्व की ओर व भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व, ये पूछा जा सकता है फिर से, उत्तर पूर्व दिशा में गतिशील है। ठीक है। और नजका प्लेट जो है, इसकी विशेषता यह है कि छोटी प्लेटों में यह सबसे बड़ी प्लेट, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। प्रशांत महासागरीय पट्टिका की जब बात की जाएगी, प्रशांत महासागरीय प्लेट ये पश्चिम दिशा में जा रही है। पश्चिम दिशा का मतलब एशियाई प्लेट के नीचे, ठीक है, एशियाई प्लेट के नीचे। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रशांत प्लेट जो है, कहा जाता है कि हिंद महासागर की भी तली का विस्तार हो रहा है, अटलांटिक महासागर के भी नितल का विस्तार हो रहा है। लेकिन प्रशांत महासागर के साथ क्या है कि प्रशांत महासागर के नितल का विस्तार हो रहा है, लेकिन उसके किनारे का क्षय हो रहा है। तो इसको यहाँ पर आपको समझना होगा। मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ कि अटलांटिक व हिंद महासागर के नितल का प्रसार हो रहा है, परंतु प्रशांत महासागरीय, या इसको ऐसे लिखिए कि प्रशांत महासागर के नितल का तो प्रसार हो रहा है, परंतु उसके किनारे या उसके तटीय भाग का क्षय हो रहा है। ठीक है, तो ये यहां से प्रश्न फिर से बन सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपर्दन का सामान्य चक्र से संबद्ध है। आपके पास 4 ऑप्शन है। हिमनदीय अपर्दन, ऑप्शन बी नदी अपर्दन, ऑप्शन सी समुद्री अपर्दन और ऑप्शन डी पवन अपर्दन। तो सिंपल सी बात है कि अपर्दन का सामान्य चक्र जो है वो नदी अपर्दन से संबंधित है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और ऐसा क्यों है, तो उसके पीछे भी रीजन है। एक तो अपर्दन के सामान्य चक्र में 2 लोगों का नाम विशेष रूप से लिया जाता है, दैट इज एक तो विलियम मॉरिस डेविस का नाम लिया जाता है और दूसरा वाल्टर पेंग का।
विलियम मॉरिस डेविस वाज फ्रॉम यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से थे, और वाल्टर पेंक जर्मनी से थे। दोनों ने नदी पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित किया। क्यों केंद्रित किया? क्योंकि ध्यान रखिएगा, नदी जलधारा जो है अन्य अपरदन के कारकों की तुलना में ज़्यादा इफेक्टिवली, ज़्यादा असरदार होती है अपरदन करने के लिए। किसी भी स्थलखंड का अपरदन करना है और उसका परिवहन करना है, उसको दूर ले जाकर निक्षेप करना है, तो ये क्रिया नदी के द्वारा अन्य कारकों की तुलना में नदी के द्वारा ज़्यादा तीव्र गति से होता है। इसलिए इस अपरदन के सामान्य चक्र में अगर मैं नाम लूँगा तो तुरंत जो उस पर ध्यान आकृष्ट होता है वो नदी के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना? तो इसको आप ऐसे यहाँ पर सामान्यतः नदी जल या नदी का जल अन्य कारकों की तुलना में अपरदन के लिए ज़्यादा प्रभावी होता है। ज़्यादा प्रभावी होता है, इसलिए इसका नाम लिया जाता है। पवन अपरदन जो है, इसको ध्यान रखेंगे, ये क्रियाशील होता है शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशों में। समुद्री अपरदन आप जान ही रहे होंगे, सागर के तटीय भाग में। ज्यादा क्रियाशील। और हिमनदी अपरदन कहाँ पे होगा? ये होता है उच्च पर्वतों तथा उच्च अक्षांशों में। ठीक है, ये आपको याद, ये प्रश्न फिर से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमजलीय निक्षेप से बनी भू आकृति नहीं है? यहां पर ध्यान रखेंगे, डिपोजिशन की बात की जा रही है, निक्षेप से। ऑप्शन ए ड्रमलिन, ये भी निक्षेप से बनता है। ऑप्शन बी एस्कर, ये भी निक्षेप से बनता है। ऑप्शन सी हॉर्न, ये जो है निक्षेप से फिलहाल नहीं बनेगा। ऑप्शन डी निक्षेप से बनता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ड्रमलिन जो है, ये इसके बारे में कहा जाता है कि उल्टे नाव जैसी आकृति, ठीक है, और ये निक्षेप द्वारा, किसके निक्षेप के द्वारा? हिमानी। ऐसे देखिए, हिमानी निक्षेप से भी बनता है। हिमानी निक्षेप से। केम, ये भी हिमानी निक्षेप से। और हॉर्न जो है, ये हिमानी अपरदन से बनता है।
ठीक है। एस्कर जो है कुछ ऐसे बनता है। कुछ इस तरह का। That is एस्कर। अगला प्रश्न है, किसी भृगु के आधार में सतही प्रक्षालन द्वारा जमा असंपीडित चट्टान सामग्री को कहा जाता है? ऑप्शन ए जलोढ़क, ऑप्शन बी मिश्रोढ़क, ऑप्शन सी हिमोड़ या ऑप्शन डी गाद। इसका सही उत्तर तो मिश्रोढ़क ही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कैसे होगा? पहली बात को आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, भृगु किसको कहते हैं? तो भृगु का मतलब होता है जैसे खड़ी चट्टान, सागर के किनारे तट से ऊपर खड़ी चट्टान, ठीक है ना, इसको हम समुद्री भृगु भी कह सकते हैं। तो उसको कहा जाता है भृगु। यानी अगर एक लाइन में मैं इसको डिफाइन करूं तो इसका मतलब होता है खड़ी चट्टान, इसको तट से ऊपर खड़ी चट्टान, तट या सतह से ऊपर खड़ी चट्टान, उसी को कहा जाता है भृगु। कहीं कहीं पर इसको सागरीय भृगु भी कहते हैं, एक ही बात होगी। जलोढ़क ये नदियों द्वारा जमा किया जाता है। ठीक है, हिमोड़ हिमानी द्वारा निक्षेप से बनता है, या हिमानी द्वारा निक्षेपित जमाव को हिमोड़ कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको मोरैंस। गाद का मतलब होता है दैट इज सिल्ट। सिल्ट, अब ये सिल्ट किसी के द्वारा नदी सिल्ट का मतलब जहां पर जलीय प्रक्रम होगा। अब एक तो नदी होगी, दूसरा अगर कहीं पर हिमानी पिघल रही है तो उससे भी सिल्ट का निर्माण होगा। तो नदी द्वारा और दूसरा हिमानी पिघलने से प्राप्त जल द्वारा, दैट इज सिल्ट। मिश्रोढ़क का मतलब होता है मिश्रित जो कणों का आकार है, जलोढ़क मिश्रोढ़क। तो इसमें जलोढ़ में क्या होता है कि सिर्फ छोटे कण होते हैं, बारीक कण, एलुवियल सॉइल्स जिसको कहा जाता है, बारीक कण। लेकिन मिश्रोढ़क में कुछ बजरी भी हो सकती है, मोटी बजरी हो सकती है, बड़े कण भी हो सकते हैं और बारीक कण भी हो सकते हैं। यानी इसमें मिश्रित आकार वाले कणों का जमाव, जमाव मत लिखिए, निक्षेप। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्रिकमे ने डेविस से असहमत होते हुए पेनी प्लेन के लिए संपूरक पद दिया था। ऑप्शन ए पेडी प्लेन, ऑप्शन बी पैन प्लेन, ऑप्शन सी इट्स प्लेन या ऑप्शन डी
स्ट्रक्चरल प्लेन, चारों के अलग अलग मतलब होते हैं। इसका तो फिलहाल पेन प्लेन क्रिकमे के अनुसार है, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पेडी प्लेन क्या होता है? पेडी प्लेन दरअसल शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में पेडी प्लेन का निर्माण होता है, यानी पवन की क्रियाविधि भी हो सकती है इसमें, आंशिक जल की भी क्रियाविधि हो सकती है, और इसमें कहा जाता है कि शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में कई पेडिमेंट के आपस में जुड़ने से निर्मित सपाट समतल सतह को हम पेडी प्लेन कहते हैं। यानी शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेश में कई पेडिमेंट के आपस में मिलने से निर्मित सपाट समतल सतह, दैट इज कॉल्ड पेडी प्लेन, उसको हम पेडी प्लेन कहेंगे। रही बात पेन प्लेन क्या है? पृथ्वी की सतह पर कहीं पर लगातार अवसाद का जमाव हो रहा है और अपरदन बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो धीरे 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 क्या होगा, वो समतल होता जाएगा। तो उसको फिर कहा जाता है स्ट्रक्चरल प्लेन। यानी लगातार अवसाद का निक्षेप होने से निर्मित समतल सतह, ठीक है। और रही बात इट्स प्लेन क्या है, ये अपक्षय से जुड़ा हुआ है। एक स्थान ऐसा जहां पर कि अपक्षय का प्रभाव अधिक है, और अपक्षय का प्रभाव आधार शिला, यानी जो देखिए होता क्या है, मिट्टी में एक ऊपरी परत होती है, उसके बाद एक मध्यवर्ती परत होती है, और एक बिल्कुल आधार शिला होती है। तो होता क्या है कि कहीं कहीं पर लगातार अपक्षय की क्रिया हो रही है। अपक्षय में भौतिक अपक्षय भी हो सकता है, रासायनिक अपक्षय भी हो सकता है। तो भौतिक और रासायनिक अपक्षय होने से ऐसे प्रदेश में भी कहीं कहीं पर जो पूरी की पूरी सतह है वो बारीक कणों में टूट कर और पूरी तरह से समतल बन जाती है, ठीक है। तो ऐसे स्थानों को कहा जाता है इट्स प्लेन। यानी ऐसा प्रदेश जहां अपक्षय के या अपक्षय का प्रभाव आधारशिला तक होने से समतल भूभाग का निर्माण हुआ।
ठीक है, इसी को कहा जाता है इट्स प्लेन। और पैन प्लेन आप समझ ही रहे हैं कि लगातार अपर्दन हुआ और अपर्दन से निर्मित जो समतल सतह होती है उसको कहा जाता है पैन प्लेन। इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा कि अपर्दन निर्मित समतल सतह अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश रेखा कगार का दृढ़ अनुमानिक है? ऑप्शन ए है अध्यारोपित अपवाह, ऑप्शन बी बार बार आने वाले बड़े भूकंप, ऑप्शन सी स्क्रैप के साथ चिन्हित वास्तविक भ्रंश तल, और ऑप्शन डी चट्टान रोध और स्थलाकृतिक रूप के बीच कमजोर सहसंबंध। ये भ्रंश रेखा की बात की जा रही, कहाँ पर भ्रंश रेखा बनती है या भ्रंश कगार कहाँ पर बनते हैं? तो ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक है, डी ऑप्शन। यानी एक बहुत ही कठोर चट्टान होगी और उसके ठीक बगल में कमजोर भूभाग होगा, तो दोनों के बीच में उसके घनत्व में अंतर है, उसकी कठोरता में अंतर है, और चूंकि भूगर्भिक हलचल लगातार बनी हुई है तो वहां पर उस कमजोर और कठोर भूभाग के बीच में एक बड़ी लंबी दरार बन जाती है, काफी गहरी भी होती है, और उसी को हम फॉल्ट लाइन कहते हैं, भ्रंश रेखा। अगर डी ऑप्शन न होता तो फिर हम सी पर हम इसको टिक कर सकते थे, वो भी कहीं ना कहीं सत्यता के थोड़े नजदीक है। लेकिन सी और डी दोनों में से अगर चुनना होगा तो डी ऑप्शन को हम ज़्यादा वरीयता देंगे, क्योंकि बिल्कुल सटीक है कि चट्टान रोध और स्थलाकृतिक रूप के बीच कमजोर सहसंबंध, यानी दोनों की कठोरता और कोमलता में कहीं ना कहीं अंतर है, इसलिए वहां पर एक दरार बन गई, फॉल्ट लाइन कहा जाएगा उसको। रही बात यहाँ पर अध्यारोपित अपवाह क्या है? अध्यारोपित अपवाह का मतलब ये होता है कि जैसे कोई नदी है, किसी कोमल भूभाग से बह रही है, अचानक उसके रास्ते में कठोर भूभाग आ गया, तो नदी क्या करती है, कोमल भाग वाले कोमल जो चट्टानी भाग है उसका तो अपर्दन करती रही नदी, वो तल थोड़ा नीचे है, लेकिन जो कठोर चट्टानी धरातल है उसका अपर्दन नदी फिलहाल नहीं कर पा रही है। तो ऐसा नदी के मार्ग में कहीं कहीं पर होता है। तो जहां पर नदी है, तो जैसे नदी ने कोमल भाग का अपर्दन किया, कुछ दूर के बाद कठोर भाग है, कठोर भाग का अपर्दन नदी कर नहीं पा रही है, कम मात्रा में हो रहा है। दूर से खड़े होकर जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे नदी को जबरदस्ती उस कठोर भाग के ऊपर से प्रवाहित कराया जा रहा है, और ऐसे ही प्रवाह को कहा जाता है अध्यारोपित प्रवाह। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि नदी के मार्ग में, उसके प्रवाह क्षेत्र में कुछ दूर तक कोमल चट्टाने हैं और उसके बाद कुछ दूर तक कठोर चट्टाने हैं। तो अध्यारोपित, जैसे लगता है कि उस कोमल चट्टानी भाग से जो नदी प्रवाहित हो रही थी, जो अपर्दन ज्यादा कर रही थी, उसको जबरदस्ती बलपूर्वक उसको कठोर चट्टानी भाग पर उसको अध्यारोपित कर दिया गया है। दैट इज कॉल्ड अध्यारोपित, उसी को अध्यारोपित हम प्रवाह कहते हैं। यानी यदि कोई नदी अपने मार्ग में एक समान अपर्दन नहीं करती तो उसे
अध्यारोपित नदी कहा जा सकता है? बार बार आने वाले बड़े भूकंप, इसको आप समझ ही रहे होंगे। ज्यादातर भूकंप किसकी वजह से आते हैं? प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट विवर्तन के कारण आते हैं। स्क्रैप को इसमें अगर हम हिंदी में लिखे तो इसको कहेंगे कतरन, ठीक है ना। तो चट्टान के रोध, और इसको आप ऐसे लिखिएगा कि कठोर व कोमल चट्टानी भूगर्भ के मध्य निर्मित गहरी दरार भ्रंश रेखा कहलाती है। ठीक है, तो ये इस तरह के प्रश्न यहाँ पर। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए, चट्टानों की गहराई तक रासायनिक क्षरण आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के प्रमुख लक्षणों में से एक है। कारण आर, रासायनिक अपक्षय की तीव्रता अधिक हद तक जल की प्रचुरता और उच्च वायु तापमान पर निर्भर करती है। अब देखा जाए इसके ऑप्शन को। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। और ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसमें हम ए ऑप्शन को टिक करेंगे, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। दरअसल इसमें इस शब्द पर आपको ध्यान रखना है, आर्द्र। रासायनिक अपक्षय जो है वो आर्द्र प्रदेशों में ही होता है। केमिकल वेदरिंग की बात कर रहे हैं ये, ठीक है ना। तो यहां पर इसको रासायनिक अपक्षय आर्द्र प्रदेश में अधिक होता है। ठीक है, और रासायनिक अपक्षय की तीव्रता अधिक हद तक जल की प्रचुरता और उच्च वायु तापमान पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है। जल व तापमान मिलकर रासायनिक अपक्षय की क्रिया को आरंभ करते हैं। आरंभ करते हैं। देखिए, ये अगला क्वेश्चन है, अत्यंत नूतन हिमकाल का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही कालानुक्रम में है? तो आपको ये सीक्वेंस में बताना है। ऑप्शन ए
मिंडल, वुर्म, गुन्स और रिम। ऑप्शन बी गुन्स, मिंडल, रिम और वुर्म। ऑप्शन सी वुर्म, मिंडल, रिम और गुन्स, या ऑप्शन डी रिम, मिंडल, वुर्म या गुन्स। इसको बेसिकली गुंज कहा जाता है, करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। गुंज है मिंडल, ये है रीज और वोर्म। सही उत्तर इसका ऑप्शन बी होगा। दरअसल आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले अभिनूतन काल था, तो उस दरमियान इस तरह की चीजें हुई, हिमयुग आया और एक बड़ा लंबा पीरियड रहा, गुंज, मिंडल, रीज और वोर्म। आप सोच रहे होंगे कि ये चारों क्या अलग अलग समय पर आए हैं क्या? तो इसको आप ऐसे समझिए जैसे आप जाड़े में कभी कभी नहीं होता कि ठंडक घट गई, फिर ठंडक बढ़ गई, फिर ठंडक घट गई, फिर बढ़ गई। तो प्लीस्टोसीन पीरियड में एक लंबा समय रहा हिमयुग का, और उस दरमियान गुंज था, हिमयुग का पूरा हिमयुग था। गुंज के बाद एक गर्म मौसम आया, गर्म जलवायु। उसके कुछ समय बाद मिंडेल आया। मिंडेल में एक बार फिर से टेम्परेचर कम हो गया। मिंडल जब समाप्त हुआ तो टेम्परेचर फिर बढ़ा। उसके बाद रीज आया, टेम्परेचर एक बार फिर से कम हुआ। फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा, फिर वोर्म आ गया लास्ट में, टेम्परेचर एक बार फिर से कम हो गया। और उसके बाद ये अंतिम चरण था, और जब वोर्म खत्म हुआ तब से लेके आज तक टेम्परेचर अब कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और आज तक 2024 तक अब ये टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही क्रम होगा वो गुंज, मिंडल, रीज और वुर्म होगा, और ए बृहद हिमयुग के छोटे छोटे भाग हैं। ये बृहद हिमयुग के छोटे छोटे भाग हैं। ये वास्तव में अभिनूतन अभिनूतन काल के लिए। ठीक है, तो यहां से ये प्रश्न फिर से बन सकता है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए है, अपसरण पट्टिका मार्जिन के कारण समुद्र तल प्रसार होता है। ठीक है, और कारण है संरचनात्मक पट्टिका मार्जिन के फलस्वरूप भ्रंश निर्मित होते हैं। दरअसल कथन तो दोनों सही हैं, लेकिन शायद व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। और ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो वही जो मैं आपसे कह रहा था, इसका बी ऑप्शन सही होगा कि दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं ये। तो बी ऑप्शन पे हम इसको सही टिक करेंगे। अपसरण पट्टिका का मतलब होता है अपसारी प्लेट सीमा। ठीक है, इसको कहा जाएगा अपसारी प्लेट सीमा। ठीक है, और इसी को ध्यान रखिएगा, हम क्या कहते हैं, रचनात्मक प्लेट सीमा या प्लेट किनारा। और ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो सीधे सीधे लिखा ही है कि समुद्र तल प्रसार होता है। अब ये समुद्र तल जो प्रसार हो रहा है, ये प्रशांत में भी हो रहा है, अटलांटिक में भी हो रहा है,
अटलांटिक में और हिंद महासागर। ठीक है, ये तीनों में हो रहा है। और संरचनात्मक पट्टिका की बात की जाएगी तो इसको कहा जाता है कॉन्स्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, यानी रचनात्मक प्लेट सीमा। और इसका अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूं तो इसका एग्जाम्पल है जैसे मध्य अटलांटिक कटक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, तो आपको ये याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न देखिए क्या है। पैटरनास्टर झील की आकृति है। ऑप्शन ए लावा मैदान, ऑप्शन बी गिरिपथ, ऑप्शन सी रेगिस्तान और ऑप्शन डी हिम नदीय द्रोणी। तो इसको हम हिम नदीय द्रोणी कहेंगे। ठीक है, पैटरनास्टर झील जो होती है, ध्यान रखेंगे, कुछ इस तरह से ये, तो ये जो हिमानी होती है वो यहाँ से एंटर कर रही है, इस तरह से ऐसे हिमानी आ रही है, ये देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर गर्मियों में क्या होता है, ये जल इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, इसी को कहा जाता है पैटरनास्टर झील, और ये हिमानी के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, हिम नदी द्रोणी। गिरिपद का मतलब होता है पर्वत जहां समाप्त होता है वह मैदान शुरू होता है। ठीक है, इसी का गिरिपद को एक और नाम दिया जाता है, पीडमांट भी कहते हैं, पीडमांट। तो इसको भी आप याद रखेंगे, गिरिपद। फुट हिल भी इसको फुट हिल इंग्लिश में कहेंगे, पीडमांट भी इसको इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, पीडमांट। लावा मैदान, ये जान ही रहे होंगे आप, ज्वालामुखी लावा से बनता है। ठीक है, और रेगिस्तान शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं। और यहां पर क्या होगा, पवन की क्रियाविधि। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
सूची 1 में दिया गया है लोयस, हिमोड़, बजरी और गाद। और सूची 2 में दी गई है नदी, हिमानी, वायव्य और समुद्री। तो इसको अगर हम सुमेलित करते हैं तो लोयस जो होता है ये वायव्य होता है, यानी वायु के द्वारा निर्मित जमाव को हम लोयस कहते हैं। हिमोड़ हिमनदी से संबंधित होगा, यानी बी का 2 होना चाहिए। बजरी सी का 4 होना चाहिए, बजरी समुद्री लहरों के द्वारा। और गाद ये संबंधित होता है नदी से। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो हैं लोयस, हिमोड़, बजरी और गाद, ये सभी पदार्थ जो हैं, एक तो इन सभी प्रक्रमों के अपरदन से ये पदार्थ निर्मित हुए हैं और बाद में इनके निक्षेप से समतल मैदान का निर्माण होता है। तो इसको आप यहाँ पर ऐसे लिखिएगा कि उपर्युक्त से उपर्युक्त पदार्थ प्रक्रमों के अपरदन से निर्मित होते हैं, बाद में इनके निक्षेप से इनके निक्षेप से समतल मैदान का निर्माण होता है। अब जब आप मैदान के बारे में पढ़ेंगे तो लोयस को कहा जाता है, लोयस से जो मैदान बनेगा उसको कहा जाएगा वायु द्वारा निर्मित मैदान। हिमोड़ के जमाव से जो मैदान बनेगा उसको कहा जाएगा हिमानीकृत मैदान। ठीक है। बजरी के जमाव से जो मैदान बनेगा उसको कहा जाएगा समुद्री मैदान, ओशन प्लेन कहेंगे। और गाद के जमाव से जो मैदान बनेगा उसको कहा जाएगा नदीकृत या बाढ़कृत मैदान। क्लियर? तो इसको आप ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाल प्रतिस्थापन मॉडल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए वुड के द्वारा, ऑप्शन बी डेविस के द्वारा, ऑप्शन सी पेंक के द्वारा, या ऑप्शन डी स्ट्रालर के द्वारा। तो इसमें सी ऑप्शन को हम टिक करते हैं। वाल्टर पेंक इनका पूरा नाम है, जर्मनी के रहने वाले थे, वाल्टर पेंक, और ये जर्मनी के थे। और इनका क्या था अपरदन का? इनका था समय आधारित अपरदन मॉडल, जिसमें इन्होंने बात किया था संरचना की और बात किया था प्रक्रम की, संरचना, प्रक्रम और अवस्था, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, ये 3 चीजों की बात इन्होंने किया था। वुड का जो है, वुड ने क्या बताया था कि समानांतर निवर्तन, तथा अपक्षय से प्राप्त अवसाद का
लगातार परिवहन होने से ढाल परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये आप बताएंगे। और इनका क्या था? उत्थान और अपरदन में संबंध होता है। उत्थान व अपरदन में संबंध होता है, ऐसा कहना था वाल्टर पेंग का। ये रहने वाले थे जर्मनी के। इनका दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये रहने वाले थे यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। और इन डेविस में और पेंक में इनके अंदर बहुत कंपटीशन चलता था। उसमें कारण वही था कि वर्ल्ड वार वाली कंडीशन थी, तो जर्मनी को जितने भी मित्र राष्ट्र थे वो नीचा दिखाना ही चाहते थे। तो उसी क्रम में ये सब लोग उस मानसिकता से ग्रसित थे, और इसलिए वाल्टर पेंग का जो विचार था उसको लोगों ने कहीं ना कहीं झुठलाने का प्रयास किया, बरगलाने का प्रयास किया कि नहीं, तुमने गलत कहा। लेकिन उनका विचार इतना सटीक था कि बाद में चलकर वो बहुत चर्चित भी हुआ। देखिए, इस प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सूची 1 में ब्लॉक माउंटेन, वल्केनिक, रेलिक्ट और फोल्ड माउंटेन। और सूची 2 में दिया गया है अरावली, पेनीवेस, विंध्याचल और माउंट पोपा। तो ब्लॉक माउंटेन हम विंध्याचल को कहेंगे, और वोल्केनिक माउंटेन हम कहेंगे माउंट पोपा को। रेलिक्ट कहेंगे, रेलिक्ट नहीं कहा जाता, रेलिक्ट भी इसका नाम है, रेजिडुअल भी कहा जाता है ना। और इसको हम इरोजनल भी कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे अरावली को। और फोल्ड माउंटेन ये, तो देख लीजिए, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, यानी डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसमें दो चीजें मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक तो ये रिलेक्ट वर्ड आपके लिए नया हो सकता है, और ब्लॉक माउंटेन क्या होता है। तो ब्लॉक माउंटेन में होता है कि बीच का भाग स्थिर होता है, किनारे धसक कर नीचे चले जाते हैं, दैट इज ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे लिख लीजिएगा कि इसमें बीच का भाग स्थिर व किनारे नीचे धंस जाते हैं, नीचे धंस जाते हैं। रिलेक्ट की जब बात की जाएगी इसकी, तो इसको हम कहते हैं रेजिडुअल माउंटेन। इसका एक और नाम है इरोजनल माउंटेन। ठीक है, और रेलिक्ट आप जान ही रहे हैं, हिंदी में इसको कहेंगे अवशिष्ट पर्वत।
अवशिष्ट पर्वत, तो इसको याद रखिएगा और इसी पूछा जा सकता है। रेलिक्ट माउंटेन भी होता है। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, उल्का यानी मीटियोर क्या है? ऑप्शन ए पूंछ के बगैर धूमकेतु, ऑप्शन बी एस्टेरॉयड यानी ग्रहिक के विज्योज्य टुकड़े, ऑप्शन सी बहुत छोटा तारा, या ऑप्शन डी पदार्थ का टुकड़ा जो बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया है। तो इसमें हम इसी भाग को, ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी। धूमकेतु को कहा जाता है कॉमेट्स, तो पूंछ के बगैर धूमकेतु हो ही नहीं सकता है, पहली चीज ध्यान रखिएगा। एस्टेरॉयड इसका मतलब होता है, पहले तो इसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता था, इसको पहले क्षुद्र ग्रह कहा जाता था, परंतु अब इसे स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज कहते हैं। स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज, ठीक है। इसका रही बात पूंछ के बगैर धूमकेतु नहीं हो सकता है, धूमकेतु को इंग्लिश में कहा जाता है कॉमेट्स। कॉमेट्स कैसा होगा, तो कॉमेट्स कुछ ऐसा होता है, ये कुछ इस तरह से, इसका जो आकार होगा वो बेसिकली ये होता है, लेकिन इसकी जो जलती हुई पूंछ है वो पीछे इस तरह से ये दिखाई पड़ती है, और इसके इस तरह से लपटें ये होती हैं, तो ये आगे बढ़ता रहता है, इसकी जो दिशा है ध्यान रखिएगा वो ये रहती है ये, ठीक है, इस तरह से, और इसी को कहा जाता है कॉमेट्स। रही बात कि उल्का किसको कहेंगे, तो उल्का का मतलब होता है कि पृथ्वी का भाई वायुमंडल है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कोई भी टुकड़ा, टुकड़ा का मतलब कोई चट्टानी पदार्थ हो सकता है और वो कहीं से भी आ सकता है, तो अंतरिक्ष में इस तरह से बहुत सारे चट्टानी टुकड़े भ्रमण कर ही रहे हैं। तो इस तरह से कोई चट्टानी टुकड़ा भ्रमण करते हुए अगर पृथ्वी के नज़दीक से गुजर रहा है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको अपनी तरफ खींचेगा, खासतौर से पोलर रीजन वाले, जो पोलर रीजन के अगर नज़दीक है तो पृथ्वी के धरातल पर वो गिरना चाहेगा, लेकिन पृथ्वी के धरातल पर गिरने से पहले उस चट्टानी टुकड़े को वायुमंडल की सघन परतों से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे उसका घर्षण होता है, फ्रिक्शन होने की वजह से वहाँ पर चमक उत्पन्न होती है, जो रात के अंधेरे में हमको दिखाई पड़ती है। उसी को हम कभी कभी आप छत पे बैठे होंगे तो एक लकीर दिखाई पड़ती है, तो उसी को कहा जाता है टूटता हुआ तारा, सामान्य भाषा में शूटिंग स्टार कहते हैं, लेकिन भूगोल में उसको कहा जाता है उल्का। तो कभी कभी वो पूरा का पूरा जो चट्टानी पदार्थ है वो वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो पूरा पूरा जल के नष्ट नहीं होता, तो उसका कुछ अध जला भाग जो है वो धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर गिर पड़ता है,
और जब पृथ्वी के धरातल पर गिरेगा तब उसको कहा जाएगा कि अब उल्कापात हुआ। तो जब तक अंतरिक्ष में है दैट इज उल्का, ठीक है, मेटियोर। और जैसे ही वो धरातल पर गिर गया तब उसको कहा जाएगा कि उल्कापात हो गया। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, फिर से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। निम्न तल अपरदन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए मेलॉट ने, ऑप्शन बी पावेल ने, ऑप्शन सी डेविस ने, या ऑप्शन डी जॉनसन ने। तो निम्न तल अपरदन की अवधारणा का प्रतिपादन पावेल ने किया है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। डेविस की जब बात की जाएगी तो इनका जो था वो था अपरदन चक्र। इनका था अपरदन चक्र, ठीक है। समय आधारित, इसको ऊपर लिख देते हैं। समय आधारित चक्र, इसकी आप याद रखिएगा इसको। तो पावेल और डेविस की यहां पर चर्चा मैं करूंगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके बीच गुटेनबर्ग अंतराल पाया जाता है? डिसकंटिन्यूटी की बात की जा रही है। ऑप्शन ए मेंटल और कोर, ऑप्शन बी परत और मेंटल, ऑप्शन सी ऊपरी मेंटल और निम्न मेंटल, ऑप्शन डी ऊपरी परत और निम्न परत। तो इसमें हम ए ऑप्शन को टिक करेंगे। गुटेनबर्ग को पूछ रहे हैं ये, तो ये मेंटल और कोर के बीच में, ठीक है। इसमें कोनराड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन, ये चार डिसकंटिन्यूटी होती है। कोनराड, ऊपरी व निचला क्रस्ट, के मध्य, के मध्य। मोहो असंबद्धता, ये क्रस्ट व मेंटल के मध्य। रेपटी, ऊपरी व निचला मेंटल के मध्य। और गुटेनबर्ग आप देख ही रहे हैं, मेंटल व कोर के मध्य। और लेहमैन ऊपरी व निचला कोर के मध्य। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विद्वान समूह ने पेडिमेंट के निर्माण में सरिता द्वारा पार्श्व समतलन की भूमिका पर बल दिया है? ऑप्शन ए पेज, ब्लैकवेल्डर, मैकोगी, ऑप्शन बी ब्लैकवेल्डर, जॉनसन, पेज, ऑप्शन सी मैकोगी, पेज और जॉनसन, ऑप्शन डी पेज, जॉनसन और लॉसन। तो इसमें हम बी ऑप्शन को टिक करेंगे, ब्लैकवेल्डर, जॉनसन और पेज।
अन्य ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। तो लॉसन जो व्यक्ति थे, इन्होंने क्या कहा था कि पर्वतीय अग्रभाग के पीछे हटने से पर्वतीय अग्रभाग के पीछे हटने से पेडिमेंट का निर्माण होता है। ये लाशन का कहना था। ठीक है। और ये जो मैकूगी हैं, MCGEE, इनका स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। MCGEE, मैकूगी कहा जाता है इनको। चादरी बाढ़ सिद्धांत, सीट फ्लड थियरी, इनका है। चादरी बाढ़ सिद्धांत, सीट फ्लड थियरी, इनका है। और मिश्र सिद्धांत, जिसको कंपोजिट थियरी कहा जाता है, कंपोजिट थियरी। इसमें ब्रैडले का नाम लिया जाता है, ब्रैडले और डेविस। ठीक है। तो ब्रैडले, डेविस और शार्प हैं, शार्प इत्यादि। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया गया है कंदरा निर्माण के सिद्धांत और सूची 2 में दिया गया है विद्वान। कंदरा निर्माण के सिद्धांत में द्विचक्रीय सिद्धांत, ऑप्शन बी भौम जलस्तर सिद्धांत, ऑप्शन सी स्थिर जल क्षेत्र सिद्धांत और ऑप्शन डी इन्वेजन थियरी। और विद्वान में डेविस, गार्डनर, मेलाट और स्विंटर्न की बात की जा रही है। तो इसमें हम एक एक को सुमेलित करते हैं। द्विचक्रीय सिद्धांत, ये तो डेविस से रिलेटेड है। भौमिकीय जलस्तर सिद्धांत जो है ये स्विंटर्न, इनको आप कनेक्ट कर दीजिए। स्थिर जल क्षेत्र सिद्धांत ये हो जाएगा 2 और इन्वेजन थियरी मेलाट। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3, यानी बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न देखिए क्या है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कुछ अवधारणाएं दी गई हैं और उसके प्रतिपादक का नाम दिया गया है। अवधारणा में संप्राय भूमि, एक रूपतावाद, चतुष्फलकीय परिकल्पना और पारंपरिक संवहन वर्तमान सिद्धांत। और इसमें प्रतिपादक में देखिए आर्थर होम्स हैं, होम्स महोदय, WM डेविस हैं,
हटन है, और लोदियन नहीं, इसको आप सही कर लीजिएगा, ये लोथियन ग्रीन है। तो इसको हम टैली कर देते हैं। संप्राय भूमि, इसमें पेनीप्लेन की बात डेविस ने किया था। एक रूपतावाद हटन से रिलेटेड है। चतुष्फलकी संकल्पना लोथियन ग्रीन, और पारंपरिक संवहन सिद्धांत ये आर्थर होम्स। तो देखिए, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, यानी ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न है ये फिर से बन सकता है। संप्राय भूमि का मतलब ये नदी अपर्दन चक्र की बात यहां हो रही है। नदी अपर्दन चक्र द्वारा निर्मित समतल भूभाग। एक रूपतावाद, इसको आप जानते ही होंगे, न तो आदि का कोई लक्षण है और न तो अंत की कोई संभावना। न तो आदि का लक्षण है और न ही अंत की संभावना। और पारंपरिक संवहन, ये जो आर्थर होम्स का है, ये है प्लेटो में गति का संवहन सिद्धांत। आर्थर होम्स रूस के रहने वाले थे, और ये हो गए लोथियन ग्रीन, महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति। महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति का सिद्धांत, वितरण का भी सिद्धांत है। वह वितरण का ठीक है, महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति और वितरण का सिद्धांत। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और मुझे लग रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ये प्रश्न बहुत पसंद है। प्रश्न देखिए क्या है। रिया निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए निक्षेपित उच्च भूमि, ऑप्शन ए निक्षेपित भूमि, ऑप्शन बी निमग्न उच्च भूमि तट रेखा, ऑप्शन सी उभरी हुई उच्च भूमि तट रेखा, ऑप्शन डी अपर्दित स्थलाकृति। इसका जो सही उत्तर होगी निमग्न उच्च भूमि तट रेखा। निक्षेपित भूमि, निक्षेपित भूमि का मतलब जहां प्रक्रमों द्वारा निक्षेप किया जाता है। उभरी हुई उच्च भूमि तट रेखा, इसको हम उच्च भूमि तट कह सकते हैं। ठीक है। अपर्दित स्थलाकृति, अपर्दक
प्रक्रम द्वारा, या इसको ऐसे लिखिएगा, प्रक्रमों द्वारा अपवर्तक यंत्रों के माध्यम से अपवर्तन कर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इलस्ट्रेशन ऑफ द हैटोडियन थ्योरी ऑफ द अर्थ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए जेम्स हटन ने, ऑप्शन बी जॉन प्लेफेयर ने, ऑप्शन सी विडाल डी ब्लास ने, और ऑप्शन डी डब्ल्यू.एम. डेविस ने। तो ये जो पुस्तक है इलस्ट्रेशन ऑफ द हैटोडियन थ्योरी ऑफ द अर्थ, ये जॉन प्लेफेयर की किताब है और कई बार ये आप लोगों से पूछा भी गया है। और जेम्स हटन की बात की जाएगी तो इनका रिलेशन बनता है एक रूपतावाद से। 1785 में आया और ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। स्कॉटलैंड। डब्ल्यू.एम. डेविस ये यूएसए के रहने वाले थे। ठीक है, और इनका क्या था? नदी अपरदन चक्र, नदी द्वारा समय आधारित अपरदन चक्र। विडाल डी ब्लास ये फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है ना, ये फ्रांस से थे। और जॉन प्लेफेयर ये भी स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, तो इसके बाद अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। देखिए, आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए वाल्थर पेंक ने, ऑप्शन बी डब्ल्यू.एम. डेविस ने, ऑप्शन सी जे.डब्ल्यू. पावेल ने, या ऑप्शन डी जेम्स हटन ने। तो आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन किया था जे.डब्ल्यू. पावेल ने किया है, और सी ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। यहाँ से एक और चीज आपको जानना चाहिए, आधार तल अगर जैसे कहा जाए कि एक नदी अपने आधार तल से अधिक
निम्नवर्ती अपरदन नहीं करती। तो प्रश्न ये उठता है कि एक नदी का निम्नवर्ती अपरदन करने की सीमा क्या होती है। तो उसका मतलब ये होता है कि जहां पर नदी किसी सागर में जाकर गिर रही है, जहां पर उसका मुहाना है, डेल्टा है या एस्चुरी है, तो जो सागर तल होगा, सी लेवल से नीचे कभी भी नदी अपरदन नहीं कर सकती है। और जो सी लेवल होता है वही नदी का आधार तल होता है। यानी नदी कितना भी वर्टिकल इरोजन करे, दो तरह का अपरदन होता है नदियों में, एक तो लेटरल इरोजन होता है जो किनारे का अपरदन नदी करती है, और दूसरा वर्टिकल इरोजन होता है जब नदी अपनी तली को और अधिक गहरा करती है, जिसको हम कहते हैं तली गर्तन। तो तली गर्तन चाहे जितना हो, वर्टिकल इरोजन नदी चाहे जितना करे, लेकिन कभी भी सी लेवल से नीचे नदी अपरदन नहीं कर सकती। कभी भी सागर तल से नीचे नदी अपरदन नहीं करती है। सागर तल ही नदी के लिए आधार तल होता है। वाल्थर पेंक इनका क्या था? समय स्वतंत्र अपरदन चक्र। WM डेविस समय आधारित और आपको याद होगा ही, इन्होंने तीन चीजों की बात किया था: संरचना, प्रक्रम और अवस्था। और जेम्स हैटन एकरूपतावाद, सेवनटीन 85। एकरूपतावाद में यही है कि जो प्रक्रम आज क्रियाशील हैं वो भूतकाल में भी क्रियाशील थे और निकट भविष्य में भी वही प्रक्रम क्रियाशील रहेंगे। इसी को कहा जाता है एकरूपतावाद, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। और आज के प्रश्नोत्तर श्रृंखला का देखिए अंतिम प्रश्न है, तटीय बालू टिब्बा। टिब्बा का मतलब बालू का स्तूप की बात हो रही है, जो बालू का ढेर है। तो तटीय बालू टिब्बा के निर्माण हेतु बालू कण का आदर्श व्यास होता है, ध्यान रखिएगा ये हमेशा पूछा जाता है, 0.25 मिलीमीटर। 0.25 मिलीमीटर इसका आदर्श व्यास होगा, क्योंकि इससे अगर छोटे कण होंगे तो वो फिर धूल जैसे हो जाते हैं, वो फिर उससे बालू का स्तूप का निर्माण नहीं होगा। इससे बड़े कण होंगे तो पवन के द्वारा वो आसानी से प्रवाहित नहीं किए जा सकते। तो तटीय बालू टिब्बा के निर्माण हेतु ध्यान रखिएगा तटीय भाग की बात हो रही है। अगर शुष्क रेगिस्तानी भाग होगा तो वहां पर कुछ और होगा, लेकिन तटीय भाग में क्या हो रहा है कि वहां पर तटीय जलवायु होने की वजह से नमी भी है, यानी जो भी रेत के कण होंगे उसमें नमी मिक्स होगी, वो थोड़े भारी होंगे। तो कणों का आकार न तो बहुत बड़ा होना चाहिए
और न तो बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो तटीय बालू टिब्बा के निर्माण हेतु बालू कण का आदर्श व्यास 0.25 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो ये तो था आज भूआकृति विज्ञान में ये अगले 25 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तर श्रृंखला, जिसमें हम लोगों ने एक डिटेल इसका अध्ययन किया। और अगली बार हम फिर अगले 25 प्रश्नों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और हम जल्दी ही फिर आपको 25 प्रश्नों को लेकर हम फिर हाजिर होते हैं। थैंक यू।